आंसर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद से भी ट्राई करो, है ना। कोशिश करेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं वो आपको पहले बताऊं। व्हाट इज क्रायोलाइट, व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। तो क्रायोलाइट क्यों एड इसके, तो लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, है ना। क्या है आपको पता है ना कि ये जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक तो इसके साइज छोटे हैं और कितने बॉन्ड पड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो पहले ये बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड तोड़ेगा, फिर सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा। तो नाइट्रोजन एक तो साइज छोटा है, ओवरलैपिंग प्रॉपर होगी, ओवरलैपिंग प्रॉपर साइज छोटे होने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण करेगा। वो भी कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एकदम स्टेबल हो जाते हैं, एज लाइक इनर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिहेव लाइक इनर्ट गैस, है ना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दोनों का रीजन सेम है। पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इनर्ट गैस क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होते, है ना। नाइट्रोजन भी क्या है, लो रिएक्टिव है। तो आंसर दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। क्या क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द रीजन। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, उसको थोड़ा कर लीजिएगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। 2 दिन से वीडियो का अमूमन यही वजह होती है, मैक्सिमम वजूहत ये भी होती है वीडियोस कम आने का। तो अब इसका तो मैं कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालूंगा, उसमें वक्त लगेगा। बट इस जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है उसको कर लीजिए कि जो कर सकते आप। व्हाट इज द रीजन फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाई नाइट्रोजन बिहेव लाइक इनर्ट गैस। दोनों का आंसर सेम होगा, क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE, बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगाने वाली एनर्जी जो है बहुत हाई है, कितना, 941 किलो जूल पर मोल। क्या है, पर मोल। समझ में आया, तो ये इसका आंसर होगा। नाइट्रोजन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो इसलिए जब ये मॉलिक्यूल को क्या होता है, रिएक्टिव कौन होता है, जो अनस्टेबल होता है। ये तो नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके हैं। जब क्या है रिएक्शन का वो क्या है क्या अगर डिफिनेशन देखा जाए, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो जब कोई रिएक्टिव कब होगा, जब पहले जिसके साथ है उसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा तभी तो नया बॉन्ड बनाएगा। तो ये नया पुराना बॉन्ड जिसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, तो स्टेबल बॉन्ड बना के है, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो नया बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं। तो यही रीजन है क्या, भाई ये लेस रिएक्टिव होता है, या इनर्ट गैस के साथ क्या जैसा बिहेव करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ डाई मॉलिक्यूल वाई फास्फोरस फॉर्म फाउंड इन एज P4। कह रहा है नाइट्रोजन N2 बनाता है और फास्फोरस P4 बनाता है। तो जो बच्चे चैप्टर पूरा पढ़ करके आएंगे उनके लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि नाइट्रोजन किसका एनामलेस बिहेवियर शो करता है, सेकेंड शेल का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस क्या, थर्ड शेल का एलिमेंट है। थर्ड शेल का एलिमेंट पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड बना करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है इसको। कितनी वैलेंसी है इसकी, 3, तो 3 बॉन्ड बनाना है। तो इसलिए ये क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है, और तीनों बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3, है ना। बट नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है, और क्या बना लेते हैं, आपस में ही 3 बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों। तो नाइट्रोजन के पास सेकंड शेल का एलिमेंट, और सेकंड शेल के एलिमेंट स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाते हैं। फास्फोरस किस शेल का एलिमेंट है बच्चों, थर्ड शेल का एलिमेंट है, और थर्ड शेल का एलिमेंट पाई बॉन्ड नहीं बनाता, और बनाता भी है तो बहुत वीक होता है। क्लियर है। तो इट इज बिकॉज ऑफ फास्फोरस कैन नॉट फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ डिफ्यूज नेचर ऑफ लार्ज 3 ऑर्बिटल। थर्ड शेल का ऑर्बिटल क्या होता है, लार्ज हो जाता है, which does not lead to effect overlap। जो overlap, overlap लिखा हुआ है, overlap एक साथ लिखेगा, LAP ओवरलैप कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलत है ठीक कर लीजिएगा, ठीक है।
नाइट्रोजन कन्फर्म p पाई मल्टी बॉन्ड बिकॉज ऑफ 2p ऑर्बिटल, सेकंड शेल का ऑर्बिटल है, इज स्मॉलर इन साइज एंड कैन ओवरलैप, यहां पर ठीक लिखा हुआ है साइडवेज ओवरलैप इफेक्टिवली, है ना। कैसे ओवरलैप करता है नाइट्रोजन, ये सिग्मा, जिन बच्चों को पता है, नहीं बच्चों को पता है तो आपको हम उतना तो बता नहीं सकते, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो उतना तो डिटेल्स में मत जाइए, और जिनको पता है तो पता है। खैर, आंसर आ गया आपके पास। मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है, पीवाईक्यू, और जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। फॉस्फोन इज अ वीकर बेस देन अमोनिया भाई, फॉस्फीन है ना, PH3 और NH3। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा तो बहुत इस पे चर्चा की बच्चों, बहुत डिटेल में चर्चा की। क्या चर्चा की, क्या चर्चा की, याद है आपको? जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो क्या चर्चा कर रहे थे, याद है? बताइए ना आप लोग, नहीं याद है? देखिए ये PH3 है, ये NH3 है, तो NH3 PH3, उसके बाद नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ASH3, उसके बाद SBH3, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो शेल का साइज बढ़ता है। क्या चेंज हो रहा है? सेंट्रल एटम, मगर सबके पास पता है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, और सबके पास क्या बच्चों, एक लोन पेयर, सबके पास क्या है, एक लोन पेयर। फिर से रिपीट करें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी, तीनों एक ग्रुप के एलिमेंट है, सबके सब एक ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 15 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर बच रहा है। अच्छा, बेस कौन होता है? जो लोन पेयर देता है। बेस कौन हो? जो लोन पेयर डोनेट करे उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो सबसे आसानी से कौन लोन पेयर डोनेट करेगा? जितना, जिसके पास सबसे ज्यादा रहेगा। और सबसे ज्यादा किसके पास रहेगा? नाइट्रोजन के पास। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, नीचे की तरफ जाएगा, साइज बढ़ेगा। तो देखो, एक चीज, 2 इलेक्ट्रॉन एक छोटी चीज पे है, वही 2 इलेक्ट्रॉन धीरे 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 साइज बढ़ रहा है, तो बड़ी चीज पे। तो कहां पर नाइट्रोजन की डेंसिटी, सॉरी लोन पेयर की डेंसिटी सबसे कहां पर होगी, ज्यादा? तो देखो, नाइट्रोजन से नीचे की तरफ जा रहा है, साइज बढ़ रहा है। आपको पता है नाइट्रोजन के पास जितने लोन पेयर है उतने ही फास्फोरस के पास है, उतने ही आर्सेनिक के पास है, उतने ही एंटीमनी के पास है। तो डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं, शेल के एटम के साइज बढ़ रहे हैं, लोन पेयर का नंबर सेम है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, लोन पेयर की डेंसिटी किसके पास होगी? नाइट्रोजन के पास होगी। तो सबसे आसानी से कौन डोनेट कर पाएगा? नाइट्रोजन। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? नाइट्रोजन। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या करेगा बेटा? घटेगा। क्लियर है? अब इसका आंसर देखिए, अंग्रेजी में लिखना है एग्जाम में, ये तो समझा दिया मैंने। The size of phosphorus atom is longer than nitrogen. Hence, the lone pair of electron on phosphorus atom readily available for donation as compared to nitrogen. और एक मिनट बच्चों, बस इसको साउंड थोड़ा कम कर दूं मैं। हाँ, क्या लिखा? The size of phosphorus atom is longer than nitrogen. phosphorus नाइट्रोजन से बड़ा है। Hence, the lone pair of electron on phosphorus atom are radially available for donation as compared to नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कम अवेलेबल डोनेशन के लिए होगा लोन पेयर, मेकिंग PH3 लेस बेसिक देन NH3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऊपर नीचे क्वेश्चन को थोड़ा हिलाया डुलाया तो बना देंगे, बाकी अंग्रेजी से आपको डील कीजिए। बिहार बोर्ड वालों के ये भी बड़ी परेशानी है बच्चों। H2S लिक्विड एंड H2S गैस भाई, बड़ा आसान सा है। H2O है और दूसरा क्या है? H2S। In H2O, hydrogen atom is combined with a strongly electronegative atom and also form intermolecular hydrogen bonding। देखो, पहले क्या है? ये हाइड्रोजन है, फिर बनाओ तुम यहां पे H2O हमने बना दिया, सॉरी H2O बना दिया। तो ये आपस में क्या फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पे क्या होगा बच्चों? डेल नेगेटिव, और यहां पे क्या होगा? डेल पॉजिटिव। तो आपको पता है ना, फून, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हो और दूसरा अकेले हो, कोई एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हो और दूसरा अकेले हो, तो आपस में क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए इसके मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहेंगे, और चिपके रहेंगे तो क्या होगा? लिक्विड होगा। सल्फर क्या है? सल्फर क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल दूर दूर फिरेंगे, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, दूर दूर नहीं रहेगा तो क्या होगा, गैसियस होगा। आ गया क्लियर? अरे H2O के केस में H2O के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए ये आपस में पास पास रहेंगे तो लिक्विड होगा। H2S के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता नहीं है। क्लियर है? इन H2O हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन H2O के केस में ये किसके साथ कंबाइंड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 याद होगा। फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड H2OS देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सल्फर के केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना। जितना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही किसकी तरफ जाएगा, सॉलिड, गैसियस से सॉलिड की तरफ। सबसे अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां देखने को मिलता है मॉलिक्यूल के बीच में, सॉलिड में। उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो लिक्विड, और उससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो गैस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के बीच में आपस में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। क्लियर है? सॉलिड स्टेट पे हमने इस पर डिटेल्स चर्चा की है। आप सॉलिड स्टेट का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाकर के चैनल में जाकर के सॉलिड स्टेट का प्लेलिस्ट निकालिए। ये कॉन्सेप्ट अगर उसका आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा सॉलिड स्टेट का, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वहां पे और बढ़िया से हो जाएगा। इसी बहाने आपका सॉलिड स्टेट भी हो जाएगा रिवीजन। वाई SO2 इज अ ब्लीचिंग एजेंट। देखो SO2 मॉइस्चर से, मतलब अब SO2 को बाहर लाओ, मॉइस्चर मिलता है सराउंडिंग में, इससे रिएक्शन करेगा तो नेसेट हाइड्रोजन देगा। कहना क्या चाहते हैं कि जब SO2 है सराउंडिंग में परे मौजूद H2O से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन देगा। साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेले होगा, अकेले होगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, अकेले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। Write the chemical reaction for the preparation of sulfuric acid by contact method। 5 नंबर में इसको आने की संभावना है, तो अब इसको पूरे को जैसे लिखा है याद कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर बाय कांटेक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व 3 स्टेप। कितने स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स जनरेट SO2। बर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। पिछली क्लास में हमने बताया था कंबशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 बनेगा, स्टेप नंबर 1। फिर SO2 is catalytically oxidized to SO3 in the presence of V2SO5 V2O5 solid as catalyst। स्टेप 2 को ध्यान से देखिए कि SO2 O2 से रिएक्ट करवाइएगा और यहां पर क्या देना पड़ेगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, V2O5। V2O5 की मदद से क्या बना लेगा, SO3। क्या बना लेगा, SO3। 2 स्टेप खत्म हो गया। और कैटलिस्ट से वो याद रखिएगा, डायरेक्ट कैटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि क्या लिखेगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है ना। फिर SO3 प्रोड्यूस इन द अबव स्टेप्स is observed in sulfuric acid to give oleum। अब SO3 को H2SO4 के साथ मिला दीजिए, बन जाएगा क्या, H2S2O7 ओलियम। इसको तो रट ही जाइए, ओलियम तो किसी ना किसी तरह से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो SO3 को H2SO4 के साथ मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, H2S2O7 ओलियम। ओलियम Oleum is diluted when water to obtain sulfuric acid of desired concentration। इसके साथ किसके साथ रिएक्ट कीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो क्या बन जाएगा, इसको जब डाइल्यूट कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। The sulfuric acid obtained by the contact process is 96.97% pure। इसकी प्योरिटी क्या होती है, 96.97। ये तीनों स्टेप्स को अच्छे से रट जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 3rd। कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद हो गया, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डेकन मेथड ऑफ क्लोरीन प्रोडक्ट्स। डेकन प्रोसेस क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट एट 773 केल्विन। कह रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो Cl2 प्लस H2O बन जाएगा।
कोई दिक्कत है? कौन सा कैटलिस्ट लेंगे यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां इसके ऊपर लिख लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। कौन सा कैटलिस्ट? CuCl2 के प्रेजेंस में। तो इसके भी कैटलिस्ट का नाम याद कर लीजिएगा। हाउ द जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट फॉर द, अच्छा इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। व्हाई आर नोबल गैसेस इनर्ट? सबको पता है सर, इसके पास क्या होता है? NH2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल। They have high इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालना देना सब मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या होगा? Why noble gases are inert? इसकी वजह से नोबल गैसेस क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द पॉसिबल कंपाउंड ऑफ ज़ेनन। ज़ेनन की कंपाउंड देख लीजिए 2-3 जाकर के। ट्रांजिशन इनफॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये डी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन यहां पे लिख गए हैं, तो इसको मैं अभी डी ब्लॉक में करवाऊंगा, वो गलती से हो गया। लिखा हुआ व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फीन इज लोअर देन अमोनिया। कह रहा है pH3 की बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों होती है? देखो बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो डाउन टू द ग्रुप जाइएगा। नाइट्रोजन का हाइड्रोड, फिर फास्फोरस का हाइड, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का हाइड्राइड, सब का हाइड्राइड। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, आता है इतना बात। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा हाइड्राइड से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m0 मोलर मासेस एटॉमिक नंबर। डाउन टू द ग्रुप जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, मगर यहां पे कह रहा है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो एक बात और जिस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डर वाल फोर्सेस। और यहां पे नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन कौन सा वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या कर जाएगी बच्चों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या कर जाएगी? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, या ड्यू टू वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडर ब्रैकेट क्या कर लीजिएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर लेंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। Why does an oxygen act as a strong oxidizing agent? ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड ओजोन O3, O डबल बॉन्ड O, और फिर ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो क्या बना लेगा? O3। ऐसे ही बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको जो आप O3 को जब हीट कर दीजिएगा तो किसमें कन्वर्ट होता है? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। मिल गया अकेला ऑक्सीजन। अकेला ऑक्सीजन क्या होगा? रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा तो किसी ना किसी को क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन। इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इतना बना लीजिएगा। और क्या लिखेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। आप ठीक है। HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, एक्सप्लेन। तो कर लीजिए भाई एक्सप्लेन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां पर H लिख दीजिए, यहां पर HCl, HBr और HI। डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो क्या होगा सर? शेल का नंबर बढ़ेगा। शेल का नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। सबका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बेटा? जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा किसका? डाउन टू द ग्रुप जाइएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो आसानी से बॉन्ड किसका टूट जाएगा? HI का। एक रीजन वो हो सकता है। एक और रीजन जो इससे अच्छा रीजन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे अच्छा रीजन है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ। ये रीजन ज्यादा अच्छा मुझे लगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छे से लिख जाए, बिहार बोर्ड वाले बच्चे। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
कंजुगेट बेस। इधर अगर दिख नहीं रहा है, मेरे मुंडी पे आ गया, तो आप लिख लीजिएगा देख करके, या मतलब सुन करके लिख लीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, लिख लीजिएगा। अब देखो यहां पर आप सबको उतारो, HI को उतारो और क्या बना लो, HF को। यहां से आप क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन H प्लस निकालो और यहां से भी H प्लस निकालो, है ना, H प्लस निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, I माइनस, और यहां पे क्या बन जाएगा, F माइनस। तो I माइनस क्या है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। क्यों, मोर देन स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर देन F माइनस। रीजन क्या है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, है ना, अभी छोटे से फ्लोरीन पर 1 माइनस है और बड़े से आयोडीन पे 1 माइनस है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आयोडीन। कई बच्चे के दिमाग में एक खुराफात होगा और कई जगह मैंने देखा इसको कॉन्सेप्ट को रॉन्ग करते हुए, सर फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को पहचानने लगेगा। भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव तो है, मगर साथ में उसका साइज बहुत छोटा है। आपस में क्या होता रहता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते रहते हैं। ठीक है, एक फैक्टर दिमाग में घुसेगा जिनका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, जो ठीक से पढ़े हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कॉन्जुगेट बेस्ड कौन स्टेबल होना चाहिए, फ्लोरीन। भाई साहब में ये भी ध्यान दो कि 1 माइनस होगा, पहले से छोटा सा फ्लोरीन है, सेकंड शेल का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा, उसको स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो जब भी किसी की स्टेबिलिटी देखनी होती है तो 2 फैक्टर काम करता है। अगर पढ़े हो तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला फैक्टर कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा फैक्टर साइज का फैक्टर। पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा फैक्टर साइज का फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए आप फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। साइज फैक्टर क्या करता है कि नहीं सर फ्लोरीन सबसे कम होगा आपकी स्टेबल, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। हो गया कंफ्यूजन, केमिस्ट्री कंफ्यूज कर दी। कई बार उसको सर बोलेंगे लो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जब दोनों फैक्टर एक दूसरे पर कॉन्ट्राडिक्ट करे, मारम पिटाई करे, तो पहले साइज देखिए फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखिए। बात समझ में आई सर? कई बच्चे जिनका उतना मतलब नहीं पढ़े ईमानदारी से, कंफ्यूज हो गए। आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से उतार दीजिए। नहीं तो कुछ भी नहीं आता तो लिख लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। यहां पर इसका कंजुगेट बेस बनाइए, इसका कंजुगेट बेस बना लीजिए। H प्लस को निकालिएगा, H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, I माइनस, और H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, F माइनस बन गया। और नीचे करके लिख लीजिए स्टेबल कंजुगेट बेस क्या है, F मोर देन I, स्टेबल कंजुगेट बेस इज I माइनस मोर देन F माइनस। ठीक है, That's why HI is stronger acid than HF. That's why नीचे लिख लीजिएगा HI is stronger acid than। मजा आया, क्वेश्चन समझ में आया? उन बच्चों के लिए भी हो गया जिनकी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ठाक है, पढ़े हुए, और जो नहीं पढ़े हुए वो मजे करे, डायरेक्टली यहां से लिख दीजिए, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, दोनों का कंजुगेट बेस बना दो और लिख लो स्टेबल कंजुगेट बेस इज HI मोर देन F माइनस। That's why HI is more acidic than HF, लिख दो। ब्राउन कलर करेंगे इसको बाद में, है ना। नाइट्रोजन रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ N2 वाइल कर चुके हैं अभी, क्योंकि नाइट्रोजन क्या बनाता है, कर चुके पहले। कहीं और मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने कुछ और ऐड कर दिया। नाइट्रोजन फॉर्म NCl3, फास्फोरस फॉर्म PSCl3 एंड PCl5 बोथ बिकॉज क्या है, याद है ना आपको, बिकॉज in case of nitrogen vacant d orbital absent orbital absent। नाइट्रोजन में क्या आता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, सिर्फ s और p होता है ना। इन केस ऑफ फास्फोरस वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट। कई बच्चों को अजीब लग रहा है तो आप जान लो, नाइट्रोजन सेकंड शेल का एलिमेंट है, सेकंड शेल में सिर्फ S और P होता है। फास्फोरस थर्ड शेल का एलिमेंट है, उसमें S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। कई बच्चे सर जिनका पढ़ाई नहीं किए, मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूं, आपके स्ट्रेंथ से वाकिफ हूं,
बोलोगे सर इतना समझाइएगा तो और कंफ्यूज कर जाएंगे, तो आप सिर्फ उतार लो भाई, समझने की कोशिश करो, नहीं तो आप एग्जाम में जाकर के लिख नहीं पाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, बिकॉज और हमको आपको सही तो पूरा वे बता दिया, पहले हमने पूरा बेसिक इनऑर्गेनिक खत्म किया है फिर पी ब्लॉक पढ़ाया, और बहुत कम समय में, जितना कम समय लगा सकते हैं उतने कम समय में, अगर ईमानदारी से अभी भी तुम लोग शुरू कर दो तो हो जाएगा। बिकॉज इन केस ऑफ नाइट्रोजन वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में सिर्फ sp होता है, और फास्फोरस में इन केस ऑफ फास्फोरस वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, दैट्स व्हाई फास्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ। बना लेंगे, चलिए। H2 is a gas at room temperature while H2 is liquid, तो फिर वही बात है कि H2O जो है, H2O क्या है और H2S पढ़ चुके हैं। H2O क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, छोटा है इस वजह से उसके मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहेंगे। सल्फर के गैस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, इसलिए ये चिपका होगा तो लिक्विड होगा, दूर दूर होगा तो लिक्विड नहीं होगा। सेम रीजन जो पहले हमने बताया। While oxygen gas while sulfur is solid, oxygen is gas। ये जो O2 है ना, ये डाई एटॉमिक है, आपस में बहुत खुश है, स्टेबल है, मगर सल्फर क्या बनाता है, S8 बनाता है। सल्फर क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड S8 बनाता है। ठीक है, तो O2 इज स्मॉल इन साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज इट कंप्लीट ऑक्टेट एंड p पाई बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। तो O2 आपस में तो खुश है, मगर दूसरे O2 के साथ इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो दूर दूर भटकेगा तो गैस होगा। ठीक है, While does not form p pi bond due to large cell, why does not, कौन does not भाई, फास्फोरस। While phosphorus does not form p pi due to large size, ये p pi bond नहीं बनाता है, p pi bond नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, वीक होगा और चिपक के रहेगा। How does स्टेरो act as indirect, ये नहीं क्वेश्चन कराना है। Why NH3 form hydrogen bond but not PS3, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। दो रीजन हो गया, चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और स्मॉल साइज। Why NH3 is a base and PS3 is weak base, तो अभी हमने पढ़ाया है कि NH3 छोटिंका सा है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, पीछे पहले पढ़ा दिया है, उसी को चेंज करके लैंग्वेज में अलग एग्जाम में अलग तरीके से आया है। और फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फास्फोरस में कम होती है, NH3 में ज्यादा होती है, इसलिए आसानी से कौन डोनेट करेगा, बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और कौन आसानी से डोनेट करेगा, जिसके पास कंसंट्रेशन या फिर कह लीजिए क्या कह लीजिए, कौन सा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, इसलिए आसानी से डोनेट करेगा। फास्फोरस की साइज बड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसलिए उतनी आसानी से डोनेट नहीं करेगा। जो जितना आसानी से डोनेट करेगा, जो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा बेस होगा। जो जितनी कम आसानी से डोनेट करेगा, जितना कम डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस होगा। जाहिर सी बात है, बेस का काम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जो जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। हाउ टू मेक क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, अभी नहीं करवाना। एक्सट्रैक्ट अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, एक बार देख लो खुद से, लेक्चर में हमने पढ़ाया है, लंबा हो जाएगा नहीं तो, मगर क्वेश्चन कर लेना। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 गया हायर देन PH3, क्योंकि नाइट्रोजन NH3 है और क्या है PH3। हमने बोला था डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m0 पढ़ाए हैं अभी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m0। इस हिसाब तो जीतना किसको चाहिए, फास्फोरस को, तो हायर बॉइलिंग पॉइंट किसकी होनी चाहिए, फास्फोरस की। मगर बॉइलिंग पॉइंट एक बात और पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पर क्रिस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या लिखिएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रो NH3 इज हायर देन PH3, बस इतना लिख लीजिएगा। समझ में आ गया बात? सर बड़ा फास्ट पढ़ा दिया, शुरू में डिटेल में पढ़ा था, बड़ा टाइम लेकर के उसको क्वेश्चन को बनवाया था, तो वही तो है। H2O is neutral, why H2O is acid, why, क्योंकि H2O है, आ सकता है क्वेश्चन H2O, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, साथ में इसका बॉन्ड लेंथ भी कम है।
स्मॉल साइज होने का बॉन्ड लेंथ भी कम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो क्या होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइट क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए को बड़ी भारी मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। बट H2S है, पहली बात क्या कर दिया हम, SH। सब पहली बात ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ में बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, तो ये इसको तोड़ना आसान। और दूसरा रीजन क्या है, अभी तो क्या बोले कि H2 एसिड बेस होने का एक और रीजन देखिए, कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और ज्यादा, हाँ ना, वही वाला कर लीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, सेम रीजन लिख लीजिए, इस पे क्यों कंफ्यूज होइए। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सेम रीजन, एक ही पैटर्न पर याद कीजिए। कौन कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, जिसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा किसका है, H2S का, वही रीजन लिख लीजिएगा, सेम जो पहले लिखा है। विच आर मेंबर ऑफ द हैलोजन फैमिली, है नहीं क्वेश्चन। विच द स्ट्रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग फॉलोइंग, डाउन पे 2 ग्रुप जाइएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ। इतना तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, एकदम बेसिक का है, आप ऊपर लेक्चर देख जाइए। रिड्यूसिंग एजेंट पे हमने बहुत चर्चा की है, ठीक है। वाई द एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस कंपैरेटिवली लार्ज, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बनाता है इसका, ड्यू टू फील्ड ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट शेल, ड्यू टू फील्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या आउटर मोस्ट शेल कर लीजिएगा। तो फील्ड होगा तो क्या होगा, उनके बॉन्ड के बीच में अट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, है ना। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर, ये न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर करने के लिए हर चीज में बताऊंगा, तो आप नहीं जाइएगा, आप लेक्चर में खोलिए, एक बार पी ब्लॉक खोलिए। न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर हमने बहुत पढ़ाया और आपको कहा है कि वहां से देखिए, थोड़ा सा आप खुद भी मेहनत कीजिए। नहीं, हम कुछ हर चीज नहीं बताएंगे, कहां पर मिलेगा जाकर के न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर, तो एलोट्रॉप्स में जाकर के मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर। किसका एलोट्रॉप्स में ये न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर है, उसके लिए आपको पी ब्लॉक खोलना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट है, कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्लोरीन हैलोजेंस बिलोंग टू द विच ऑफ द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, इतना गंदा क्वेश्चन सर आता है, हाँ आता है। क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP5, हमने आपको बेसिक में सिखाया है कैसे ग्रुप निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, अगर P ब्लॉक में हो तो 12 ऐड कर दीजिए उसके इलेक्ट्रॉन में, 12 + 5 17, सिखाया बेसिक इनऑर्गेनिक में। Why only Zener form the correct chemical compound among their inert gases? Because of the group 18, they have compressively less ionization energy as they lie at the end of the group. इसके पास क्या है, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी है। चलिए एसिडिक रेन आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा बच्चों, नहीं तो मैं इसका आंसर क्वेश्चन कर दूं। What is the oxidation state of phosphorus acid? बताऊं, H3PO3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बता दूंगा, तो जरूरी थोड़ा है कि यही क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का एक सेपरेट लेक्चर है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब जाकर के खुद बनाइए, आंसर मैं सिर्फ बता देता हूं। क्या 3 दूनी 6 और 3, तो क्या हो जाएगा +3। आप निकालना खुद सीखो, और सीखोगे नहीं तो आप फंस जाओगे। What is the value of bond angle greater than pH4? Why? What is the value of bond angle greater? Why? WHY होगा। Why is the value of bond angle greater in pH3 than pH4? है ना, ये है pH3 और यहां पर होगा लोन पेयर, और यहां पर है pH4 प्लस, ऊपर में प्लस होगा, ये क्वेश्चन pH4 फॉस्फीनाइल। तो ये होगा pH4 बच्चों, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, और यहां पे प्लस दे दीजिए। तो यहां पर क्या बेटा, ड्यू टू लोन पेयर, और नीचे में क्या है, ऊपर में क्या है लोन पेयर, नीचे में क्या है बॉन्ड पेयर। तो आपको VSEPR थ्योरी याद है, हमने पढ़ाया है कि VSEPR थ्योरी क्या कहती है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल क्या कर देगा, अपना कम कर देगा। तो क्या निकलेगा, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन प्रेजेंट इन pH3 while in pH4 positive only bond pair or bond pair present,
एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज, जैसे जैसे बोल रहे हैं उतार लीजिए, वाइल बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस देन लोन पेयर रिपल्शन। हो गया खत्म। यहां पर बॉन्ड पेयर है, रिपल्शन कम होगा तो जो जहां है वैसे ही पड़ा रहेगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, याद है आपको? sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? sp3। कई बच्चे चाहेंगे सर हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, अब डायरेक्ट वाले बच्चे फंस जाओगे। आपको पढ़ा रहे मुश्किल ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सभी भी टाइम है, नहीं तो फिर आप जैसे जैसे बोल रहे हैं आप लिख लो। Why is the value of bond angle greater than pH3 than pH4? समझ में आया? pH3 के केस में क्या है? लोन पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। मोर देन यहां पर क्या है? बॉन्ड पेयर, मोर देन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो कि हमको सर डायरेक्ट आंसर चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में डाल दो हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, हमको आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आंसर रट लेंगे, मैं डाल दूंगा। और क्या कर दूंगा? एक ग्रुप बना दूंगा, आप मेरे नंबर पर मैसेज करो 8651844631 पर, मैं डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप करो मैसेज, नहीं तो समझ के पढ़ना आप कैपेबल हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। sp डाइप्रोटिक एसिड, भाई डाइप्रोटिक एसिड क्या है, क्या आता है? इसका स्ट्रक्चर बना दो, है ना? 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। बिकॉज देयर आर 2 OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप होंगे उतना ही उसका क्या होगा? कितने OH ग्रुप है? 2 OH ग्रुप, तो डाइप्रोटिक एसिड। समझ में आया? जितने OH ग्रुप होंगे उतना ही। फोटो बना के डाल दीजिएगा, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। शुरू में ऐसे 2-3 आंसर डाल दीजिए ना फोटो तो बना करके, खाली अंग्रेजी का लैंग्वेज नहीं, तब तो देखिए आपका नंबर भागकर भागेगा, फिर एग्जामिनर आपको एवरेज मार्किंग में नहीं डालेगा। Inert gases are monoatomic, why? Because they have weak dispersion forces between the atom or इसके पास क्या है? वीक रीजन पढ़ा दिए, ये क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, ये भी पढ़ा दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इनर्ट पेयर आपको इंडिफरेंट पेयर इफेक्ट नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट लेक्चर में है, एक बार उसका नोट्स देख लीजिएगा। Why does BCl3 behave as acid? क्योंकि BCl3 के पास लेविस एसिड, BCl3 इसके पास क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल, है ना? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए, बोरन 1s2 2s2 2p1, इसके एक ऑर्बिटल जैसे जैसे बना रहा हूं ऐसे ऐसे बना दीजिएगा। यहाँ पे कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होंगे 1, कब? GS में, ग्राउंड स्टेट में। अगर ES में ले जाइए तो 1 इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां चला जाएगा? यहाँ, और 1 यहाँ पे क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। जिन बच्चों को इतना नहीं समझ में आता है लिख लीजिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, बस लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, एग्जामिनर आपको आंसर दे देगा। और पूरा लिखिएगा तो एकदम खुश होकर आंसर देगा, पूरा पूरा नंबर आएगा। अगर ऐसे करके शुरू का 3-4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो फिर जय जयकार है आपका। कई बच्चे बोलेंगे सर कितना क्वेश्चन करवा दिए, कितना क्वेश्चन करवा दीजिए। चलिए तो इतना भी कर लीजिएगा, ओसवाल प्रोसेस को अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों, ओसवाल प्रोसेस को अच्छे से कर लीजिएगा, ओसवाल प्रोसेस, ठीक है। लास्ट में जितना करवा दी है मोर देन इनफ है, इतना कीजिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ में आप हेबर्स प्रोसेस, ओसवाल प्रोसेस और कैथार्ड मेथड 3 को रट लीजिएगा, तीनों में से एक आ जाएगा। हेबर्स प्रोसेस और ओसवाल प्रोसेस अच्छे से कर लीजिएगा, हेबर्स ओसवाल। चलिए उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने फर्स्ट सब्जेक्टिव का ये वीडियो बनाया था, जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, सिर्फ आंसर शीट चाहिए कि नहीं सर आपको जो समझा रहे हैं अभी अपने पास उतना समझने का टाइम नहीं है, आप अपना नंबर आपको मुझसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा सा लिखा हुआ, आपको सिर्फ चाहिए कि सिर्फ हमको रट लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लिया जाए, क्योंकि वो बच्चे जो 70 ऑफ 70 लिया
लाना चाहते हैं वो किसी भी प्रकार की मायूसी में नहीं फंसे। ठीक है, अगर जैसे मैं करवा रहा हूं ऐसे करके आप 10 चैप्टर भी अच्छे से कर लो, 16 में 16 करने की जरूरत नहीं, 10 चैप्टर भी अच्छे से कर लो, मेरा गिना हुआ, आपको 70 में 70 आने की गारंटी है। चलिए यहां तक पहुंचे हैं तो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।